हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले समुच्चय की मौलिक धारणा यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स। कई बुक्स में इसे सिर्फ समुच्चय यानी सेट्स के नाम से भी इस चैप्टर को दिया गया है, लेकिन इस भारतीय भवन बुक में समुच्चय की मौलिक धारणाएं दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये समुच्चय होता क्या है ना। इसका प्रयोग कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इन सब चीजों के बारे में पहले जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक जर्मन के गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले समुच्चय शब्द का प्रयोग किसके अंदर किया था जी? ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के अंदर। ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज यानी त्रिकोणमितीय श्रेणी के अंदर इसका प्रयोग किया था समुच्चय का। बाद में अब अगर अभी के समय में बात करें तो हमारे आधुनिक गणित में जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसके अंदर कह सकते हैं कि समुच्चय एक तरह से आधुनिक गणित का बेस है, आधार है, यानी कि इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। आप गणित में अभी जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे वो इसके बाद इस चैप्टर के बाद आप पढ़ेंगे संबंध फलन या कोई भी त्रिकोणमिति से संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे या कोई भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सब में समुच्चय का प्रयोग होने ही वाला है। यानी कि जो आप अभी मॉडर्न मैथमेटिक्स देखते हैं इसमें समुच्चय का प्रयोग हर जगह होता है। इसलिए कह सकते हैं कि समुच्चय जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स का आधार है, बेस है, इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये समुच्चय होता क्या है। समुच्चय यानी कि सेट्स होता क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। समुच्चय यानी कि सेट्स होता क्या है, पहले मैं इसकी परिभाषा देता हूं और फिर मैं इसको समझाऊंगा। हम इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ सुपरिभाषित मैंने परिभाषा में लिखा है सुपरिभाषित। देखिए, सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि जो भी वस्तुएं होंगी उस संग्रह में वो सभी की सभी एक दूसरे से भिन्न होंगी, है ना जी, एक दूसरे से भिन्न होगी। यानी कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होगी, बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, मैं कुछ वस्तु ले लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है ना जी, 8 9 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, 7 8 9 ऐसे बढ़ते ही जाएगा। तो ये जो संग्रह देख रहे हैं ये प्राकृत संख्याओं का संग्रह दिख रहा है आपको। तो ये सभी की सभी सुपरिभाषित वस्तुएं इसलिए हैं क्योंकि सभी की सभी वस्तुएं इसमें भिन्न भिन्न है, कोई भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और प्रत्येक अपने अपने एक विशेष गुण को धारण करते हैं। इसमें जो भी है एक विशेष गुण, एक का मतलब है आप समझ रहे हैं उसका कोई एक विशेष गुण है, संख्या में एक है। 2 का मतलब समझ रहे हैं इसका एक विशेष गुण है, संख्या में 2 को बात कर रहा है। यानी कि हर एक वस्तु सुपरिभाषित होनी चाहिए। सुपरिभाषित होने का मतलब हर एक वस्तु भिन्न भिन्न होनी चाहिए, यानी कि किसी की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और सब किसी विशेष प्रॉपर्टी को, विशेष गुण को धारण करते हो, तो वो सुपरिभाषित वस्तुएं कहलाएंगी। और ऐसी ही सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह का मतलब समझते हैं, उनका कलेक्शन एक साथ रख देना, उन्हीं का कलेक्शन जो कहलाता है वह समुच्चय कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब देखिए, ये संग्रह जो देख रहे हैं, इस संग्रह में जो वस्तुएं देख रहे हैं, इसमें हर एक वस्तु को अवयव या तत्व कहते हैं। याद रखने के लिए आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि संग्रह के वस्तुओं को समुच्चय का अवयव या तत्व यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एलिमेंट या सदस्य के नाम से भी जान सकते हैं, सदस्य भी कह सकते हैं, या सदस्य यानी कि मेंबर कहते हैं। ठीक है ना जी, तत्व कहते हैं, अवयव कहते हैं या मेंबर कहते हैं, यानी कि सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से क्लियर हो गया सेट्स क्या होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है वही आपका सेट कहलाता है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि यह
जो आपके पास संग्रह दिख रहा है यह सुपरिभाषित है कि नहीं, यानी कि ये समुच्चय में होगा कि नहीं। चलिए तो पहला मैं उदाहरण लेता हूं, तेज विद्यार्थियों का समुच्चय या संग्रह, सॉरी समुच्चय नहीं संग्रह, तेज विद्यार्थियों का संग्रह। ठीक है, अब हम लोग तेज विद्यार्थियों के संग्रह की बात करें। अब मानसिक मतलब वो कितना विद्यार्थी तेज है उसके बारे में अनुमान लगाना असंभव है। कई अगर मान लीजिए आपके पास 10 छात्र हैं तो कभी किसी का परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में अच्छा देखने को मिलता है, कभी किसी का परफॉर्मेंस किसी अच्छा देखने को मिलता है। यानी कि ये जो तेज विद्यार्थियों का संग्रह है ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है, इसलिए ये समुच्चय में नहीं होगा, ये समुच्चय में नहीं होगा। दूसरा मैं लेता हूं, मैं यहां लिखता हूं मोटे लड़कों का, नहीं लड़का क्यों, मोटे लड़कियों का समूह संग्रह, सॉरी मोटे लड़कियों का संग्रह। अब देखिए कौन लड़की कितनी मोटी है इसका अंदाजा आप, मतलब मोटापा का आप कह सकते हैं कि ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं हो सकता है ना, सुपरिभाषित वस्तु नहीं है। मोटापा होना किसी का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। कोई कितना मोटा हो सकता है, कभी कोई, है ना जी, तो इसे हम लोग संग्रह, इसका संग्रह नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समुच्चय में नहीं हो सकता है क्योंकि ये सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह नहीं है। तीसरा मैं यहां उदाहरण देता हूं, सुंदर लड़कियों का समूह, सुंदर लड़कियों का समूह। अच्छा यहां पर समूह लिखिए या संग्रह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए तो जो कि सुंदर लड़कियां का समूह की बात हो रही है, तो देखो अगर आप देखोगे तो आप कहोगे नहीं ये सुंदर है, मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा ये नहीं ये सुंदर है। तो यानी कि देखने का नजरिया अलग अलग होता है, तो सुंदरता की सुपरिभाषित वस्तु नहीं ले सकते हैं, इसलिए यह भी आपका कह सकते हैं कि ये समुच्चय में नहीं होगा। ठीक है ना जी। चलिए अगला कि सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह में ले लेता हूं। ठीक है ना जी। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, तो देखिए मैं ऐसे प्राकृत संख्याओं के समूह को एक साथ एकत्रित करके ऐसे दिखा सकता हूं। ये सुपरिभाषित वस्तुएं हैं क्योंकि इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है और सब किसी न किसी विशेष गुण को धारण कर रहे हैं, तो ये सुपरिभाषित वस्तुएं हैं, इसलिए यह कह सकते हैं कि ये समुच्चय में होगा। अच्छा मैं यहाँ पे और उदाहरण ले सकता हूं कि मैं यहाँ पे लेता हूं कि किसी खास विद्यालय के कक्षा 11वीं के छात्रों का समूह। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे किसी खास विद्यालय, जैसे मान लीजिए आपके ही विद्यालय में क्लास 11th में कितने स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसका सही से उसका संग्रह कर सकते हैं, वो सुपरिभाषित वस्तुएं हो जाएंगी। अरे 20 गो 50 गो 60 गो जितने भी बच्चे होंगे आप उनका संग्रह कर सकते हैं ना, सभी भिन्न भिन्न होंगे और सभी अलग अलग उनका गुण होगा, इसलिए वो सुपरिभाषित वस्तुएं हैं, इसलिए ये भी हम लोग कह सकते हैं कि समुच्चय में होगा। तो यहां से आपको क्लियर ये हो गया होगा कि समुच्चय होता क्या है। तो देखिए समुच्चय आपको क्लियर हो गया कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है और उसमें हर एक वस्तु को, उसमें जो सुपरिभाषित वस्तु हर एक वस्तु को हम लोग अवयव तत्व या सदस्य के नाम से जानते हैं। देखिए जो समुच्चय होता है उसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से शुरू किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसको ए लिख दिए या बी लिख दिए, सी लिख दिए, ऐसे लिखा जाता है। तो याद रखने के लिए हम लोग ये भी पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी कि समुच्चयों को साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी जैसे आपका ए बी सी डी ऐसे करके XYZ से सूचित किया जाता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए और जो समुच्चय होता है उनके अंदर जो अवयव रखे जाते हैं उनको एक एक करके कॉमा देकर लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर, है ना जी। अगर एक एक करके लिखना संभव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उनमें से हर एक का एक ऐसा गुण लेंगे
जो हर एक अवयव धारण करता है उसको लिखकर व्यक्त किया जाता है। यानी कि समुच्चय को लिखने के लिए हम लोग दो तरीके अपना सकते हैं, एक तो मझोले कोष्टक के अंदर एक एक करके कॉमा देके, या दूसरा जहां एक एक करके लिखना संभव नहीं है वहां पे क्या करेंगे कि उनके सामान्य गुण, एक जो सब में वो गुण धारण करते हो अवयव, तो वो एक सामान्य गुण लेकर उसको व्यक्त कर दिया जाता है। ठीक है ना जी। तो यानी याद रखने के लिए आप चाहो तो ये भी पॉइंट में लिख सकते हो कि समुच्चय को दो मझोले कोष्ठक, मिडिल ब्रैकेट जो होता है ये वाले के अंदर अवयवों को एक एक कर लिखकर, या जहां एक एक कर लिखना संभव नहीं है, एक एक कर लिखना संभव नहीं है, वहां उस समान, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उस सामान्य गुण को लिखते हैं, उस सामान्य गुण जिसे हर एक अवयव, हर एक सदस्य धारण करता है को लिखकर व्यक्त किया जाता है। यानी कि यहां से हम लोग ये जान लिए कि समुच्चय को दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, एक तो एक एक करके कॉमा देकर लिखे थे, जहां नहीं संभव वहां पे हर एक के एक विशेष गुण को धारण करना होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हो सकती है। अब वो दो विधियां कौन कौन सी है उनको लिख लेते हैं। इन दोनों विधियों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया ना कि मॉड्यूलर क्वेश्चन के अंदर एक एक करके लिखा जाता है, या जहां एक एक कर लिखना संभव नहीं उनके समान गुण को लिखा जाता है। तो ये कौन कौन सी विधियां, इनके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आपने अभी ऊपर देखा कि एक एक करके मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर किस तरह से अवयवों को लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए अब कुछ विशेष मानक संकेत देख ले रहे हैं जिनका प्रयोग हम लोग चैप्टर में आगे करने वाले हैं। जहां पे भी आप कैपिटल एन देखना, और ये डार्क दे देता है ना, डार्क में दे देगा, तो इसका मतलब क्या है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल एन का मतलब क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना जी, है ना। जेड दे देगा या आई दे देगा, ये भी डार्क ही रहेगा, ध्यान रखना। जेड या आई दे देगा तो यहां पे होता है पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसी में क्या कर देगा, प्लस का जेड या प्लस का आई दे देगा, तो इसको लिखते हैं धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा, जेड पे माइनस दे देगा या आई पे माइनस दे देगा, तो इसका मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए, क्यू दे देगा तो इसका मतलब होगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अब इसी में क्यू प्लस दे देगा तो धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा वो। ठीक है ना जी। और अगर क्यू पे माइनस दे देगा तो हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसके बाद मान लीजिए आर दे दे तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, आर पे माइनस दे दे तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। चलिए अच्छा, वही आपका आर पे प्लस दे दे तो हो जाएगा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना जी। डब्लू दे दे तो यहां पे लिख सकते हैं पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय। ठीक है। अगर मान लीजिए कैपिटल सी दे दे तो इसे लिखते हैं हम लोग, यहां पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या क्या होती है इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, थोड़ा बहुत जानेंगे। और इससे रिलेटेड एक चैप्टर भी है, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर भी है, तो चैप्टर हम लोग आगे आएगा तो पढ़ेंगे। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद मान लीजिए आपको दे दे r माइनस क्यू या फिर r बाई क्यू, इसे करते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। यानी कि देखो r फॉर रियल नंबर, रियल नंबर में से यहाँ पे परिमेय संख्या घटा देंगे तो अपरिमेय बचेगा, तो ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय इसे सूचित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी संकेतों को ध्यान में रखेंगे और इसका उपयोग हम लोग चैप्टर में आगे करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग आगे एक विशेष प्रकार का संकेत है जिसका प्रयोग करने वाले हैं, तो उसका अर्थ समझ लेते हैं। संकेत ये है तथा दूसरा संकेत इसी को काट देंगे इस तरह से, का अर्थ क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए ये जो संकेत है इसका प्रयोग कब करेंगे। देखिए ये संकेत अगर कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य है तो इस बात को बतलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। समझिए यहां पर जैसे मैं मान लेता हूं एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4, एक समुच्चय हो गया। इस समुच्चय में मैं यहां दिखा रहा हूं कि समुच्चय में 4 जो है ना इस समुच्चय का अवयव है, तो इसको लिखूंगा 4 बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, 4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 4 इस समुच्चय का सदस्य है, क्योंकि 4 इसमें दिख रहा है इसलिए इसका ये सदस्य है। तो अगर कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य होगा इस बात को बतलाने के लिए इस संकेत का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई तत्व या अवयव, कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य है, इस बात को बतलाने के लिए संकेत बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना जी, प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 बिलोंग्स टू ए है तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग अगर पूछा जाए कि इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 समुच्चय ए का सदस्य है या अवयव है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए, इसको क्या पढ़ेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। अच्छा अगर दूसरा वाला संकेत ये, इसका अर्थ क्या है, संकेत दूसरा वाला जो देख रहे हैं इसको पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि अगर नहीं है समुच्चय का सदस्य तो उस बात को बतलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य नहीं है, इस बात को बतलाने के लिए नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ऊपर वाले उदाहरण में देखो, यहाँ पे मैं इसमें लिख दूं कि 5, तो 5 तो इसमें है नहीं ना, तो ये नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा, इस समुच्चय का सदस्य नहीं है इसलिए, इनकी 5 नॉट बिलोंग्स टू
नॉट बिलोंग्स टू, लिख सकते हैं 5 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, ये बतलाने के लिए। यानी कि इसका उपयोग करेंगे कि जब समुच्चय में वह अवयव मिलेगा तब, और अगर वो समुच्चय का अवयव ना होगा तो उसमें नॉट बिलोंग्स टू लगाया जाता है। तो इसका मीनिंग समझ गए, और इसका प्रयोग हम लोग आगे चैप्टर में बहुत बार करने वाले थे, इसलिए ये बताना जरूरी होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।